गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं संतोष कुमार शर्मा आज आप लोगों के लिए लाया हूं कक्षा 10 विज्ञान का 2024 का हल। और न सिर्फ हम लोग ये पेपर हल करेंगे बल्कि इसी के माध्यम से रिवाइज करेंगे कि बाकी जैसे कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि यदि आप एक क्वेश्चन भी उसका सीख लिए तो वही क्वेश्चंस बस डाटा बदल के आते रहते हैं, तो वो आप लोगों के काम में आएंगे, वो बहुत ही उपयोगी होगा आने वाली 1 तारीख की परीक्षा के लिए। जो कक्षा 10 की गणित की परीक्षा 1 तारीख को है। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आगे आप लोगों का इसी तरह से साथ देते रहूंगा। और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी जरूर किया कीजिए जिससे कि रीच और बढ़ती जाए, हमको एनर्जी मिलती रहे। आप ही लोग हमारे एनर्जी के स्रोत हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए 2024 में पूछा गया पेपर है। अब इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सब कुछ आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। हम सीधे चलते हैं इन क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि क्या क्या इसमें मिल रहा है। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है लौसा 12 और 21 का लौसा 84 दिया गया है। मौसा क्या होगा। मौसा होगा ये पूछ रहा है, मतलब मौसा क्या होगा। अब इससे कोई मतलब ही नहीं है 12 और 21 का लौसा क्या दिया, इस क्वेश्चन में उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मतलब यही है कि इसका मौसा क्या होगा, किसका 12 और 21 का। और मौसा वो इतना छोटा सा प्रश्न जानते हैं जिससे दोनों संख्याएं कट सकती हैं, वह महत्तम संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना है। इसका विकल्प ए सही है 3। 2 नंबर प्रश्न में आ जाइए। कह रहा है एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिकता निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता में आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, चूंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय ये देने का मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ चूंकि हमको इसी के माध्यम से रिवाइज करना है ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग करिए, ना कि सिर्फ हमको इसको हल करना है। तो यहां पर देखिए प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो आपके अनुकूल आउटकम्स जो हैं, कौन कौन आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल कुल आउटकम। तो देखिए कुल आउटकम क्या है भाई। तो यहां पे कुल 6 धन 4 धन 8 कंचे हैं। 6 धन 8 4 धन 8 ये कुल संख्या इनकी। और आपके फेवरेबल कैसा वाला चाहिए भाई, आपको चाहिए नीले रंग का। तो नीले रंग वाला कितना है, ये देखिए यहाँ पे नीले रंग वाले कितने हैं 6। तो ये आपकी फेवरेबल आउटकम हुआ। मतलब 6 इन 6 नीले 6 गेंदों में से कोई भी एक आती है तो आपकी सब पूरी होती है, यही आपकी फेवरेबल आउटकम है, अनुकूल आउटकम है। तो 6 बटे कितना हो गया, 6 4 10 8 18 हो गया 1/3। तो 1/3 इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें क्या है भाई, कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः इतने और इतने हैं तो इसका माध्य क्या होगा। तो एक्चुअली इसमें बहुलक का जो सूत्र होता है ये होता है 3 गुणे माध्यिका ऋण 2 गुणे समांतर माध्य, ये होता है। तो बहुलक दिया है इसमें, कितना है बहुलक इसका। तो बहुलक है इसका, देखिए बहुलक, ये बहुलक कितना है 42 है।
इसको थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हैं, 42 है। दिस इक्वल टू हो गया, बहुलक हो गया 42, 3 गुणे माध्यिका कितनी दी हुई है इसकी 38.1 है, माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, ये तो निकालना है आपको। माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य। तो ये 42 बराबर 3 से 3 3 में 3 3 8 24 3 3 के 9 10, सॉरी 3 8 24 2 3 3 के 9 11 11 3 का में 3 3 8 24 इतना, ये हो गया माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। तो 2 गुणे समांतर माध्य बराबर हो गया 114.3 ऋण 42 बराबर कितना हो गया भाई 3 2 और 11 में से 4 जा 7। तो समांतर माध्य यहां से कितना हो गया भाई, समांतर माध्य बराबर हो गया 72.23 डिवाइडेड बाई कितना भाई 2 इक्वल टू 36.15 36.15। तो ये इसका विकल्प सही हो जा रहा है बी 36.15। चौथे नंबर प्रश्न में आइए। चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है, तो यहां कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न देखिए 4 नंबर कह रहा है उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। कई लोग फटाक से इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि सोचेंगे अरे 1 मार्क्स के लिए बहुलक निकालना है इसका। नहीं भाई, बहुलक नहीं निकालना है, सिर्फ आपको बताना है बहुलक वर्ग। परीक्षा में पेपर को ठीक से सावधानी से पढ़ने की भी जरूरत होगी। बहुलक वर्ग, अब बहुलक वर्ग क्या होता है, तो भाई जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो बहुलक वर्ग होगा। तो ये बहुलक वर्ग हो गया आपका 15-20 वाला वर्ग जो है, तो इसका आंसर हो गया डी। कुछ करना नहीं है, बस उसका आंसर डी कर लीजिए। 5 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से, अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से मतलब सिर्फ इतना ही है कि भाई उसमें कोई पक्षपात नहीं है, कौन पत्ती कहां है किसी को पता नहीं है, सिर्फ इतना। यही तो प्रायिकता की वो बात होती है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको कहते हैं रेंडम एक्सपेरिमेंट, क्या आने वाला है किसी को नहीं मालूम है, तो इसीलिए उसको बाकी उसका और कोई मतलब नहीं है। कह रहा है एक तस्वीर वाले पत्ते को निकालने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको एक वीडियो में इस पे मौका मिलेगा, इस बीच तो कम करूंगा, अदरवाइज टाइम कम है। आप लोग देख लीजिए एक बार ताश के पत्ते में कुल कितने होते हैं भाई, ये चूंकि इसी के माध्यम से आपको समझाना भी है। 52 टोटल पत्ते होते हैं, 52 टोटल पत्तों में रेड लाल रंग कितने होते हैं भाई, लाल रंग के पत्ते होते हैं 26, और ये कितने होते हैं भाई, ये लाल और ये काले रंग के जो होते हैं वो कितने होते हैं, काला काला रंग का जो होता है वो कितना होता है भाई, काला रंग के पत्ते जो होते हैं वो 26 वो भी हो जाते हैं। लाल में 2 कैटेगरी डायमंड और इसकी हार्ट की, तो डायमंड मतलब ईंट भी कहते हैं और भी कुछ उसके नाम है। तो 13 के ये हो गए, और फिर इसमें भी एक होता है स्पेड और क्लब, तो 13 ये भी हो जाते हैं। और इन सब में ये 4 पत्ते जो होते हैं इक्का, एस कहते हैं उसे, किंग क्वीन और जैक, ये 4 पत्ते जो होते हैं ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। कहीं कहीं इक्का तस्वीर वाला भी नहीं हो तो इसको 3 पत्तों को यदि आप तस्वीर वाला लेके चलते हैं 3 पत्तों को, तो ये चारों में 3-3 पत्ते ऐसे होंगे। तो ये कह रहा है कि 52 पत्ता में से एक तस्वीर तस्वीर वाले पत्ते को, तो तस्वीर वाले कुल कितने पौधे होंगे, पत्ते होंगे भाई, तो कुल होंगे आपके 3 3 6 3 9 3 12। तो इसकी प्रायिकता जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये प्रायिकता P बराबर P तस्वीर वाला, तस्वीर इक्वल टू 4 गुणे 3 बटे टोटल कितना है 52 बराबर, इसको कटा लेंगे तो 3/13, ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में आइए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो देखिए भाई, सदैव अपरिमेय संख्या
और दूसरा है सदैव परिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं होगी, शून्य भी होना जरूरी नहीं है। परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों, ये भी नहीं है, इसमें एक ही, जब एक अपरिमेय संख्या उसमें जोड़ दी गई तो अपरिमेय ही होगी, चाहे जोड़ दिया गया, घटा दिया गया, कहीं ऐसे विकल्प आ सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या में जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, हर स्थिति में सदैव क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी। 7 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। अब देखिए क्या कह रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न में इसको देखिए, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय वो होगी जिसपे रूट वगैरह नहीं रहेगा, हट जाएगा वर्ग। तो यहाँ देखिए √3/5 इसको नहीं हटा, बी में भी √2 इंटू √7 इसको भी नहीं हम लोग हटा पाएंगे, डी में भी देख लीजिए √12 ये भी नहीं हटेगा, इसको करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा आएगा 2 कड़ी में 3। लेकिन यहां देखिए ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कुछ फार्मूला दिख रहा है, तो अप्लाई कीजिए। क्या दिख रहा है? a प्लस बी, ए माइनस बी। तो a प्लस √5 प्लस √7 और दूसरा √5 माइनस √7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 ऋण 7 बराबर ऋण 2। तो कौन सी है ये एक परिमेय संख्या है और कोई परिमेय संख्या नहीं है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। तो 10 नंबर प्रश्न में है, सॉरी 8 नंबर, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी निकालिए भाई, दूरी क्या होगा? फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला निकालिए, वो फॉर्मूला याद करिए। क्या फॉर्मूला है दूरी का? तो d इक्वल टू अंडर रूट x2 x2 x1 कुछ भी कह सकते हैं, x1 माइनस x2 भी, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 कितना है भाई? तो a माइनस b, a माइनस, यहां देखिए ये x1 x2, ये y1 y2, तो x1 माइनस x2, x1 y1, ये है आपका x1 y1 और ये है x2 y2। तो a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2, b माइनस माइनस a होल स्क्वायर दिस इक्वल टू कितना होता है भाई? फॉर्मूला यदि याद हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कट गया और हो गया कड़ी में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यस, ये जो यहाँ पे दिया है ये विकल्प डी इसका सही है। 9 नंबर प्रश्न में आइए, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। तो शून्यांकों का योगफल क्या है भाई? आप कंपेयर करिए, उसको कंपेयर करिए। 8 नंबर में क्या इक्वेशन है भाई? ये है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। इसका वैल्यू फिर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। कंपेयर कीजिए, यहां से b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है -4, b का वैल्यू है -4 और a है 4, दैट इज 4/4 इक्वल टू क्या हो गया? 1। कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प इसका सही है। रैखिक समीकरण 10 नंबर प्रश्न को देखिए, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 के हलों की संख्या होगी। कितने हल होते हैं? तो इसके कंडीशन देखिए भाई, इसके कंडीशन क्या है? तो इसके कंडीशन है, क्या कंडीशन होता है? तो पहले समीकरण लिख लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इसमें देखेंगे हम लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या आ रहा है?
तो A1 बाई A2 क्या आ रहा है भाई, A1 बाई A2 1/3 आ गया, 1/3। B1 बाई B2 क्या आ गया, तो ये भी आ रहा है 1/3। C1 बाई C2 क्या आ रहा है, 8/16 मतलब 1/2। तो यहां हम देख रहे हैं कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। कौन सा कंडीशन है भाई, तो ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन, कोई भी इसका हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, तो कोई नहीं, बी ऑप्शन सही है। एक बार याद कर लीजिएगा, जब ऐसा मिलता है तो नो सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, और जब इक्वल टू C1 बाई C2 इसी में आ गया होता तो अनंत सॉल्यूशन होता। और यदि ये आता है A1 बाई A2 बट नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो ये क्या होता है इस केस में, यूनिक, एकल एकल हल होता है उसका, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक। तो बहुत पहले आप लेसन पढ़े होंगे इसलिए भूल भी गए होंगे, एक बार याद करिए, रिवाइज कीजिए, ये पूरा टाइम जितना गैप है इसका इस्तेमाल करिए आप लोग, और प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस करने की। आगे चलते हैं हम लोग, ये क्या कह रहा है भाई, अगले पेज पे आते हैं। 11 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, यदि समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो k का मान, 11 नंबर प्रश्न को देखिए जरा, तो ये कह रहा है कि समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, और एक मूल 2 है, तो अल्फा समझ लीजिए कि 2 है, तो k का वैल्यू चाहिए। तो k का वैल्यू करने के लिए क्या करें भाई, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पुट दिस वैल्यू x बराबर 2 रखने पर क्या मिलेगा, यही देख लेना है, रखने पर। तो यहाँ 2 स्क्वायर एक्स के बदले माइनस के इंटू 2 और माइनस 8 इक्वल टू 0, 4 माइनस 2k माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट माइनस 2k इक्वल टू कितना भाई, 4 हो गया, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 बाई माइनस 2 इक्वल टू -2, तो k का मान कौन सा सही है, -2। देखिए यहाँ पर 4 और -8 -4 होगा, और जब इधर की तरफ आएगा तो +4 हो जाएगा, तो k का वैल्यू ये सही है, ये विकल्प सही है इसमें। 12 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग, क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी का 20वां पद, तो क्या होता है भाई 20वां पद क्या होगा, तो समांतर श्रेणी का an, फॉर्मूला याद है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A20 जब चाहिए तो ये हो जाएगा a प्लस 19d, ए कितना है, पहला पद क्या है भाई 10 है, इसका 10 है, प्लस 19 डी कितना है, तो 10 7 4 ऐसे होते जा रहा है, तो डी बराबर यहां निकाल लीजिए, डी बराबर 7 ऋण 10 बराबर ऋण 3, यहीं पे गलती होती है, लोग माइनस के बदले ऐसे ही +3 लिख देंगे, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, -57 इक्वल टू हो गया -47, तो -47 इसका जो विकल्प है ए सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो पढ़ के बड़ा लेंदी लग रहा है, घबराइएगा नहीं, जैसा जैसा कह रहा है बस फिगर बना लीजिए। तो क्या कह रहा है कि केंद्र O से जाने वाली ये रेखा है, और पहले तो वृत्त है, उस वृत्त का क्या केंद्र कहाँ है भाई, ये हो गई आपकी वृत्त, और इसका केंद्र हो गया O, और कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर मिलती है, तो ये O हो गया, ये Q हो गया, और P से आने वाली जो टेंजेंट है इसको भी ये मिल रही है Q पर, ये P से आने वाली टेंजेंट है, और ये जो रेडियस है ये कितना है 10 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है इसमें, जाने OQ 12 सेंटीमीटर है, OQ कितना है भाई 12 सेंटीमीटर है, OQ है, और निकालना है आपको क्या, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जरा याद करिए क्या होता है, कुछ याद है आप लोगों को, तो स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या के क्या होती है,
लंबवत होती है तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो पाइथागोरस थ्योरम से PQ जो होगा, PQ इक्वल टू अंडर रूट OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। OQ स्क्वायर दे दिया है 12 का स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर दिया है 10 का स्क्वायर कर लीजिए। तो ये हो गया 144 माइनस 100 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो अब आंसर में देखेंगे तो 48 44 यहीं पे ये सॉरी 13 कर रहे हैं ना हम लोग, तो ठीक है। अच्छा इसको और ये कर लीजिए यहाँ पर। तो इसमें आंसर आपका रूट 44 नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ये इसमें स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 11 चौक 44 होता है, तो 2 रूट 11 सेंटीमीटर। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 14 नंबर देखिए, कह रहे दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है। पढ़िए इस क्वेश्चन को पूरा, 14 नंबर को पढ़ जाइए पूरा। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का चाहिए। तो भाई देखो दो घन मिला दिए गए हैं, दो घन मिला दिए गए हैं जोड़ करके, और क्या बना दिया गया, एक घनाभ बना दिया गया। तो यहां पर इसका आयतन दिया है, कितना दिया है, ये आयतन दिया है। तो घन की भुजा ए कितनी होगी भाई, ये ए क्यूब बराबर है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब। ए बराबर हो गया क्यूब रूट 8 बराबर 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया भाई, बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। और जब ये घनाभ बना तो पूरी लंबाई L इज इक्वल टू अब हो जाए कितनी, 4, दोनों मिलके बना है। लेकिन बाकी जो है उसका जो L है, B है, वो भी 2 सेंटीमीटर और H भी 2 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है उसके संलग्न फलकों को एक दूसरे से मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया भाई, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये इतना आप लोग एग्जाम में नहीं लिखिए, सीधे जब ग्राफ बना के देख लीजिए कि क्या हो रहा है, या क्योंकि इसके तो आंसर OMR शीट में आपको देने हैं, तो रफ बना के देख लीजिए। उसके बाद से बस इसमें याद करिए फॉर्मूला। तो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू 8 इंटू कितना भाई, 8 इंटू 8 इंटू सॉरी 4 था ना, L4 था, 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस यस 4 इंटू 2। तो ये हो गया 2 इंटू 8 प्लस 4 प्लस 8। तो ये 2 गुणे 8 8 और 16 4 20, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका आपको, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारे जोड़ घटाने करने ही पड़ेंगे, वैसे बता दे रहे हैं वो भी आपको। ये क्या करेंगे भाई, ये भी तरीका, हालांकि ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट में कभी कभी बच्चे गलत भी कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि एक घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा भाई, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो रहा था 6a स्क्वायर और एक पृष्ठ का था a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना था, a स्क्वायर था 2 स्क्वायर मतलब 4। और जब दोनों के एक पृष्ठ को मिला करके जोड़ा जा रहा है तो सिर्फ एक पृष्ठ गायब हो गए। तो 11 जो यहाँ का 6 और यहाँ का 5 ये पृष्ठ तो दिखेंगे। तो आप इसको शॉर्टकट में 11 इंटू 4 करके भी निकाल सकते थे। व्हाट दैट, सॉरी 2 गायब हो रहे हैं, 2 गायब हो रहे हैं। तो 10 इंटू 4, ये इसका और इसका ये सिरा ढक गया, 2 गायब हो गए। तो 10 इंटू 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शॉर्टकट में कभी कभार गलती भी हो जाती है, आप कन्वेंशनल मेथड से जाइए, ज्यादा ठीक रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा तो इसका विकल्प 40 सेंटीमीटर स्क्वायर सही हो गया। 15 नंबर में आ जाइए। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड मतलब क्या होता है भाई, सेक्टर होता है, सेक्टर, सेक्टर।
और ये कह रहा है कि ऐसा सेक्टर लिया गया है जहां दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना है, ये यही कोण निकालना है आपको। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और रेडियस इसका कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। आर बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो क्या होता है सेक्टर का क्षेत्रफल, सेक्टर या त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, थीटा बाई 360 होता है इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये आया है 154। तो थीटा बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21, कितना है भाई 14 का स्क्वायर दिया ना, कितना है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। तो 14 इंटू 14 कटा लीजिए इसको, जितना कर सकता है, ये 2 हो गया और इक्वल टू 154 है। तो यहाँ से थीटा बाई 360 हो गया कितना भाई 154 डिवाइडेड बाई 154 डिवाइडेड बाई कितना 22 इंटू 14 इंटू 2, तो ये 7 हो गया और इससे कटाएंगे तो 2 हो गया, मतलब टोटल हो गया 1/4। मतलब थीटा बाई 360 इक्वल टू है 1/4। तो थीटा इक्वल टू 1/4 इंटू 360 इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री इसका वो हो गया 90 डिग्री। बी ऑप्शन सही है इसका। 16 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। तो 16 नंबर में 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए भाई 2 साइन 30 डिग्री, आपको यदि फॉर्मूला मालूम हो तो उससे कर लीजिए 2 साइन, और नहीं तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो ये एक 2 कट गया, √3/2। तो इसका वैल्यू, इसका डी मान सही है। 17 नंबर प्रश्न में आ जाइए। साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो 17 नंबर प्रश्न को देखिए। तो ये फिगर बना लीजिए, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो लंबा नहीं जाना है। ये थीटा है, साइन थीटा बराबर दिया है यहाँ पे, साइन थीटा बराबर 3/4। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण ए बी सी, और यहां से बी सी निकाल लीजिए। बी सी बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 इक्वल टू √7। और जो tan थीटा यहाँ से आपका होगा वो क्या होता है भाई, ये लंब बटे आधार होता है, P/B होता है। tan थीटा निकालना है, तो यहाँ से P3 आ गया और बेस आधार क्या हो गया, √7 हो गया। तो 3/√7, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसका मान निकाल के देख लेते हैं, ये भी बड़ा क्वेश्चन में देना चाहिए था, पता ना क्यों इसमें दिया हुआ है। ये देखिए भाई, ये क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो देखो जब कोई फॉर्मूला इधर तो दिख नहीं रहा है, तो जब नहीं कोई फॉर्मूला दिखता है तो रामबाण फॉर्मूला, जैसे दैट इज, इसको बेसिक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/sin ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, और अपने आप सब कुछ आने लगता है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो ये एलसीएम हो गया इसका, साइन ए यहां से हो गया 1 प्लस कॉस ए और इंटू 1 माइनस कॉस ए, एक साथ हो गया। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है भाई, साइन स्क्वायर ए हो जाता है, और ये नीचे साइन ए हो गया, ये कट के आ गया कितना, साइन ए। तो साइन ए का विकल्प डी सही हो गया इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, जरा देखिए ये क्या कह रहा है। 19 में आइए आप। तो 19 कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा।
तो इसका भी मान ऐसे ही निकालना है, सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या क्या है। कोसेक स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ भी जब कुछ समझ में नहीं आए, कोई फॉर्मूला तो वैसे दिख नहीं रहा है, तो वो होता भी है तो, और यदि tan और sec का रिलेशन लेते हैं तो थोड़ा सा और टेढ़ा होगा, इसलिए इसको आप जाइए इसमें आइए, बेसिक में कन्वर्ट करिए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, दिस इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ऊपर क्या हो गया भाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। मतलब हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये देखिए, यदि इसको और इसको आपस में कटाते हैं तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, यही -1 इंटू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, मतलब हो गया माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें हमको बताना क्या, आप लोगों को बताना यह कि बहुत कुछ वो नहीं हुई यहाँ पे। हमको फॉर्मूला मालूम है, tan और sec में रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे और यदि 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया होता तो हम लोग sec स्क्वायर ए लिखते, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 दिया होता तो cosec स्क्वायर लिखते, तो डायरेक्ट जाते। लेकिन यदि आप यहाँ पर लिखते हैं sec स्क्वायर ए -1 तो थोड़ा सा और उलझेगा। तो जब ऐसा हो तो बेसिक में चले जाइए, कुछ करना ही नहीं, कुछ सोचना नहीं है, बेसिक में करते हुए चले जाए और ये सिंप्लीफाई हो गया। तब आंसर देखिए, तो यहाँ पर इसका आंसर माइनस tan स्क्वायर ए। और आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन में तो ये कह रहा है, दिए गए चित्र में एस टी पैरेलल टू क्यूपी है और क्यूएस, ये सीधी लाइन थोड़ी सी इसमें नहीं आई है, ये सीधी लाइन होनी चाहिए यहाँ पर, ये लाइन सीधी ऐसी होगी और फिर ये भी सीधी लाइन। तो दिए गए चित्र में एस टी पैरेलल टू क्यूपी, ये पैरेलल लाइन है, तो उसमें जो थ्योरम होता है आपको थोड़ा सा फिगर सीधा दिखने लगे, इसलिए इसको ऐसे बना दीजिए फटाफट, 2 मिनट का काम है। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, और यहाँ पे एस टी वो कर दीजिए। P की तरफ क्या है भाई, P R के बीच में क्या है, T है, और इसके Q और P के बीच में क्या है, S है। यहाँ पे एस आर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर दे दिया है, और टीपी कितना दिया है, टीपी ये दिया है 2.8 दिया है। एस क्यू कितना दिया है, एस क्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निकालना है हमको टीपी। जब पैरेलल लाइन होती है तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, मतलब आर टी डिवाइड टी है, आर टी डिवाइडेड बाई टीपी इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाई क्यू एस। सबकी वैल्यूज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको आपको देख लीजिए, बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये। तो आर टी डिवाइडेड बाई 2.8 इक्वल टू 1.5 बाई 3, तो आर टी हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2.8, ये 2 हो गया, और इससे कटाएंगे 2 1 जा 2, ये 1.4, तो आर टी का वैल्यू हो गया 1.4। तो इतना आ गया आपका 1.4 सेंटीमीटर। अब ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए 20 नंबर के। इसमें समय क्यों ज्यादा लगा, क्योंकि आप इसमें समझने के बाद और शॉर्टकट इसको
कर सकते हैं। हमको क्योंकि समझाना था, इसके माध्यम से रिवाइज करना था, तो इसलिए इसमें ये टाइम लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं बड़े क्वेश्चन के तरफ। तो इसमें क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में क देखिए क्या कह रहा है। तो अच्छा, अब एक चीज और आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं। आप लोग डिफरेंट टाइप के प्रश्नों को हल करिए, और वहां पे अभी सब हम यहाँ पे तो सब सीरियल वाइज करा दे रहे हैं। आप जरा हल करके ऐसे देखिएगा कि पहले बड़े प्रश्नों को करके देखिएगा, तो उससे आपके ऊपर प्रेशर का वो कम होता है, क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहां पर चलिए हम लोग थोड़ा उल्टा करते चलते हैं। आ जाइए सीधे क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल पर अवनमन कोण इतना है। तो अच्छा, यहाँ पे पहले एक मिनट, पहले तो रहने दीजिए। यहाँ देखिए क्या ये एक क्या है भाई, एक है बहुमंजिला भवन है और उसके शिखर से देख रहे हैं, मतलब और किसको देख रहे हैं, दूसरा एक भवन है बहुमंजिला नहीं है। तो ऊंचे भवन के 10 मीटर ऊंचे भवन के, इसकी ऊंचाई कम है सिर्फ 10 मीटर, तल के और ये शिखर और तल के अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। तो आप पहले भवन को बनाइए। ये बहुमंजिला भवन हो गया आपका, एक बहुमंजिला भवन हो गया, और दूसरा क्या हो गया इसमें, इसके थोड़ी दूरी पर क्या हो गया, एक छोटा सा भवन हो गया, छोटा सा। कर बहुमंजिले भवन के, ये बहुमंजिला भवन मान लीजिए ए बी, छोटा वाला भवन सी डी हो गया। यहां से इसको हम देख रहे हैं, तो अवनमन कोण कैसे बनता है वो देखिए जरा। ये पैरेलल लाइन हो गई, ये बन गया अवनमन कोण, और दूसरा इसके तल का अवनमन कोण है। तो ये कह रहा है कि एक 30 डिग्री है और दूसरा वाला जो है वो कितना डिग्री है भाई, 45 डिग्री है। तो अब इससे हम लोगों को इसकी ऊंचाई तो 10 मीटर दिया हुआ है, इसका ऊंचाई निकालना है h। और हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यही तो रहता है भाई कि हम लोगों को बिना वहां गए उसकी हाइट का पता हम लोग कर लेंगे। तो यहां पर दो ट्रायंगल बनाइए, इसके पैरेलल भी यहां पे देखो, अवनमन कोण में भी हमेशा हम लोग उसके पैरेलल बना करके नीचे उन्नयन जैसे ही उस पे काम करते हैं। तो ये कोण कितना भाई, इसके पैरेलल ये कोण है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और ये कोण कितने डिग्री का है, ये है 45 डिग्री का, ये है। और यहां पर हम इस ऐसे क्वेश्चन को, 6 नंबर का क्वेश्चन इतने कम टाइम में होता है और अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे 2-4 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हमको मौका मिलेगा तो ये 6 नंबर के 2-4 क्वेश्चन छोटे छोटे वीडियो यदि मौका मिलता है, तो समय बहुत कम है तो ऐसे मैं इसको दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहां देखिए जब भी ऐसा होगा तो आप दो ऐसे ट्रायंगल, अच्छा नाम दे दीजिए, ए बी सी डी, तो हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी तो हो गया, इसका नाम आप रख दीजिए ई। दो ट्रायंगल हम लोग देखेंगे ऐसा जिसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा हो। तो देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपका, क्या ट्रायंगल बीई डी, बीई डी, और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये जो दूरी है ना दोनों की सेम है, एक्स और एक्स, यही एक्स दोनों से, कुछ करना नहीं है। दो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में एक कॉमन साइड ढूंढिए, एक कॉमन चीज ढूंढिए जो दोनों में हो, और उसको निकाल के इक्वेट कर दीजिए, बस फटाफट आपका क्वेश्चन ओवर। तो यहां देखते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल इतना में क्या देख रहे हैं भाई हम लोग, तो क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे बीई बटे कितना, बीई बटे ईडी, ये होता है कितना भाई, tan कितना दिखा रहा है वहां पे, 30 डिग्री है। बीई का वैल्यू, बीई का वैल्यू कितना होगा भाई, टोटल एच है, इसमें से 10 माइनस कर देंगे, तो ये जो दूरी होगी बी की, ये कितनी हो जाएगी, ये दूरी जो होगी वो h माइनस 10। हम मान ले रहे हैं कि पूरी दूरी h है, तो ये h माइनस 10, तो बी मतलब है h माइनस 10, ईडी बराबर x है, तो ये हो गया 1/√3, और यहां से x का वैल्यू हो गया
एच √3 इंटू एच माइनस 10। इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं? ट्रायंगल BAC में BAC में क्या देख रहे हैं भाई? इसमें तो यहां पर देख रहे हैं AB बाई AC इक्वल टू ये tan 45 डिग्री है। तो यहां से AB का वैल्यू हो गया H, AC का वैल्यू हो गया X इक्वल टू 1। तो यहां से मिल गया X इक्वल टू H। ये समीकरण 2 और ये पहले वाला समीकरण 1। अब समीकरण 1 तथा 2 से दोनों में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं x दोनों में निकला हुआ है, x को इक्वेट कर दीजिए। तो यहां से हो गया √3h माइनस 10 इक्वल टू h आ गया। मतलब √3h माइनस √3 10 इंटू √3 करिए, 10 इंटू √3 इंटू सॉरी इक्वल टू h। इक्वल टू क्या है भाई? h है। दिस इंप्लाइज दैट √3h माइनस h इक्वल टू 10√3। दिस इंप्लाइज दैट हो गया √3 माइनस 1 h इक्वल टू 10√3। दिस इंप्लाइज दैट h इक्वल टू 10√3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो h का वैल्यू निकल जाएगा 10√3 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 नहीं बल्कि प्लस 1, √3 माइनस 1। तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस प्लस 1। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 1 √3 का स्क्वायर दैट इज 10 इंटू √3 क्या हो गया भाई? चलिए 10√3 ही रहने दीजिए, √3 ब्रैकेट में कर लीजिए। तो √3 से √3 हो गया 3 और प्लस √3 और डिवाइडेड में देखिए √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 नीचे 2 आ गया। तो ये हो गया 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 अंडर √3 प्लस 3 या 3 प्लस √3, कुछ भी आप आंसर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन इतने कम समय में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दो और क्वेश्चन इस पे करके छोटा छोटा 2 क्वेश्चन पूछ लिया है, ये भी कर सकते हैं, सिंपल सा है। तो अथवा में आइए, अथवा 1 का देखिए। कह रहा है एक चिमनी है जिसका क्या है? भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण। ये हो गया भाई 1 कर रहे हैं, अथवा का 1 कर रहे हैं। तो ये एक चिमनी है और चिमनी का उन्नयन कोण कितना है भाई? 60 डिग्री है। और चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी, चिमनी का ये पाद हो गया और ये बिंदु की बिंदु O हो गया और चिमनी मान लीजिए AB हो गई। तो इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई क्या करनी है? निकालनी है हमको। कर चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, h मान लीजिए उस ऊंचाई को। और यहाँ पर त्रिभुज AB O में, अच्छा यहाँ अधिक से अधिक ये लिखिएगा कि AB चिमनी है, क्या है भाई? चिमनी है और O बिंदु से देखा जा रहा है, या सिर्फ इतना लिखिए कि AB चिमनी है, बाकी क्लियर है। AB O में तो क्या देख रहे हैं? सीधे आ जा सकते हैं। h बाई 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू किसी को मालूम हो तो आप लोग सोचिए क्या होगा। तो h बाई 25, ये वैल्यूज याद रखिए, tan की वैल्यू सबसे ज्यादा यूज आएंगी उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम में। और ये हो गया √3। तो h इक्वल टू 25 √3 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई हो गई चिमनी की। तो ये एक प्रश्न है।
आगे चलते हैं, दूसरे वाले को देखिए, दूसरे वाले में क्या कह रहा है भाई, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है भाई, ये हो गई भूमि आपकी, और 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, पतंग है, पी पतंग हो गया। ये कुछ भी लिखिए, क्यू लिख लीजिए, आर लिख लीजिए, आर से देखा जा रहा है उसको। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यहां से पतंग को बांध दिया गया, ये पतंग की डोरी है। वैसे तो पतंग की डोरी लटकते रहती है, लेकिन कह रहा है कोई ढील इसमें क्या कर रहा है, डोरी का झुकाव इतना है, ये 60 डिग्री है। ओहो हो, ओहो 60 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी है, और 60 मीटर इसका ऊंचाई भी है, बांध दिया गया है। अब फिर से देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई क्या है भाई, डोरी की लंबाई, डोरी कौन सी है भाई, पी आर है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लेकिन हमको चाहिए फिर आर क्यू। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बाई क्यू आर इक्वल टू टेन 60 डिग्री, पी क्यू मालूम है 60, और क्यू आर ये कितना दिया है नहीं मालूम है, इक्वल टू √3। तो यहां से मिल गया आपका क्या, यहां से मिल गया क्यू आर इक्वल टू 60 बाई √3, कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20√3। अब यहां पर जो पी आर होगा, पी आर इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर कितना है भाई, 60 स्क्वायर है, और क्यू आर आ गया है 20√3 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया कितना भाई, 3600 प्लस ये 20 विषम 400 और 4 तिहाई 1200, 20 विषम 400 4 तिहाई 1200, ठीक हो गया ये। तो ये कितना हो गया भाई, 4800। तो 16 तिया 48, 4 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 40√3 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई हो गई 40√3 मीटर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो 6 नंबर के क्वेश्चन आसानी से आप लोगों को मिलने वाले हैं। आगे आते हैं हम लोग, जैसा कि मैं बताया कि थोड़ा उल्टा चलिए, बड़े बड़े प्रश्नों को पहले कर लीजिए, यहां पर फिर आते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है 23 नंबर 24 नंबर, सारे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इन पे आइए। तो 23 नंबर में क्या कर रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर आपको 23 में क्या निकालना है भाई, 23 में निकालना है ये 8 पद, प्रथम 8 पदों का योगफल है, ध्यान दीजिएगा योगफल 64 है, और प्रथम 17 पदों का योगफल, योगफल है ये क्रम नहीं है उसका, और आपको निकालना है प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी, ए और डी निकालना है। तो मान लीजिए वो सीरीज, तो ए और डी ले लीजिए। तो सूत्र क्या होता है भाई, एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को याद करके आप लोग दो देखिए, ए और डी दो चीजें निकालनी है, और दो कंडीशन भी दिया हुआ है, बस यही समझ रहे, लीनियर इक्वेशन हल कर रहे हैं आप लोग, रैखिक समीकरण हल कर रहे हैं, उस पर भी क्वेश्चन आप लोगों का आता ही है। तो आ जाते हैं अब हम लोग, तो ये कह रहा है भाई प्रथम 8 दैट इज S8, प्रथम 8 पदों का योगफल क्या हो जाएगा भाई, 8/2 2a प्लस 8 ऋण 1 गुणे डी, कितना है भाई ये, तो ये दे दिया है प्रथम 8 पदों का योगफल है 64, तो ये 8/2 4 हो गया, और ये 2a प्लस 7 डी,
तो 2a प्लस 7d यहां से क्या मिल गया, अलग ही कर लेते हैं क्योंकि फिर यही लिख लीजिए 2a प्लस 7d, 4 से इसको भाग कर दीजिए, 16 चौके 64, इक्वेशन नंबर ये 1 हो जाएगा। फिर अब दूसरे वाले में देखें हम लोग, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, ये यहां से ये निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि फिर उनको सॉल्व करना होगा, उनको अलग ही रखने से अच्छा है। प्रथम 17 पदों का योग कितना है भाई, 289, 289 प्रथम 17 पदों का योग, मतलब 17/2, 2a तो वही रहेगा, और 17 ऋण 1 क्या हो जाएगा, 17 ऋण 1 16 हो जाएगा, 16 इंटू डी। तो ये कितना हो गया भाई, 289, मतलब 289/17 इंटू 2 इक्वल टू 2a प्लस 16d। दिस इम्प्लाइज दैट, ये कट गया, 17 का स्क्वायर है ये 17 टाइम्स 34 हो गया, तो 17 गुणे 2 बराबर 2 इंटू यहाँ पर 2a प्लस 17 डी रहा, उसी फॉर्म में रहने दीजिए। तो ये हो गया, यहां से क्या मिल जाएगा भाई, तो यहां से मिल जा रहा है 2a प्लस 16d इक्वल टू, 2a में इसलिए छोड़ रहे हैं कि 2a कट जाएगा माइनस करने से, इक्वल टू आ गया 17 दूनी 34, ये दूसरा नंबर इक्वेशन हो गया आपका। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 करके क्या मिल जाएगा, यहीं पे देख लीजिए, इक्वेशन 1 माइनस 2 क्या मिल जाएगा भाई, 2a कट गया, 7 माइनस 16 दैट इज माइनस 9d इक्वल टू मिल जा रहा है 16 दूनी 32, 18 माइनस 18, तो d का वैल्यू हो गया माइनस 18 बाई माइनस डी इक्वल टू कितना 2, और ये वैल्यू कहीं पुट कर देते हैं हम लोग किसी समीकरण 1 में, समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या मिलेगा भाई, तो 2a प्लस 7 इंटू 2 इक्वल टू क्या है, 16 आया है, तो 2a इक्वल टू हो गया 7 दूनी 14 2, तो a का वैल्यू यहां से आ गया 1। तो अब देखिए इतना कम काम करके 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, क्यों ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना है। अथवा वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इसमें, कि अथवा में आता है, वो भी क्वेश्चन इतना ही सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अथवा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितनी दूरी तय करी भाई, दूरी 180 किलोमीटर की है। अब कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात। आप जाइए, जो निकालना है, क्या निकालना है भाई, चाल निकालना है। ऐसा मान लीजिए कि माना कि उसकी चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताइए यहां से देखिए कैसे काम करेंगे, तो आधे घंटे कम समय उसमें लग रहा है यदि चाल बदल रही है तो जैसा कि आप जानते हैं चाल जब बदलेगी तो क्या होगा, उसमें चाल बदलने पर उसकी समय में कमी आ जाएगी, वही कम कर रहा है कि आधे घंटे लग रहा है, तो हम वही निकालें। सूत्र क्या है, मेन सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम समय यदि निकालें तो दिस इंप्लाइज दैट समय बराबर दूरी बटे चाल, इसका इस्तेमाल कर लीजिए आप लोग। तो यहां हम देखेंगे कि दो कंडीशन है, दूरी उसकी चलने कितनी है, x दूरी चलनी है, सामान्य चाल से चल रही है, सॉरी 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर वो किससे चल रही है, सामान्य चाल से चल रही है, तब जो समय लगता, और वही 180 किलोमीटर की दूरी बढ़ी हुई चाल से चल रही है, x+5 से चल रही है, बढ़ी हुई चाल, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यहां पे सीधे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, दोनों का अंतर। और अंतर कैसे निकालेंगे, यहां भी गलती होने की चांसेस रहती हैं भाई। सिंपली देखिए जब चाल बढ़ जाएगी ना तो समय कम लगेगा,
तो यहाँ 4x+5 हो गया। दूसरे तरीके से सोचिए जरा, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्वांटिटी छोटी आ जाएगी। और कितना, और क्या मात्रक का ध्यान रखना, यहाँ भी किलोमीटर है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ घंटा है, सब जगह मात्रक एक समान है, इसलिए बहुत कुछ नहीं सोचना है, सीधे यहाँ लिखिए आधा। यदि यहीं पे कहता 30 मिनट कम लगता है, 1 घंटा 20 मिनट कम लगता है, तो सबको घंटे में बदलना है। यदि यहाँ मीटर प्रति सेकंड में कुछ दिया हो तो मीटर प्रति सेकंड में ही सारे यूनिट मीटर में और प्रति सेकंड ही दिखे, तो इसका सावधानी बरतना है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों का यदि एलसीएम लेते हैं हम, तो एलसीएम, अच्छा पहले एलसीएम लेने से पहले ऐसे क्वेश्चंस में 180 को कॉमन ले लीजिए, 180 कॉमन लीजिए, यहाँ बचा 1/1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज दैट 180, और यहाँ पे एलसीएम इसका क्या हो गया भाई, x इंटू एक्स प्लस 5 हो गया, तो यहाँ बचा x प्लस 5, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस x इक्वल टू 1/2। एक्स कट गया, 5 बच रहा है, मतलब ऊपर आ गया 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800 आ गया यहाँ पे। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, रफली कहीं फैक्टराइज कर लेंगे, पाएंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 45x, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्लस 40, बड़े बड़े नंबर्स को कैसे एक्सप्लाइट करेंगे, और नहीं तो डी वाला इस फॉर्मूला यूज कर लीजिए, फॉर्मूला यूज करके करिए, प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पाएंगे x प्लस 45 x माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू चाहे माइनस 45 लिखिए या 40, अब ये माइनस 45 में तो चाल होगी नहीं, तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया 40। उसकी जो चाल है कितनी हो गई, रेलगाड़ी की चाल, चाल क्या आ गई भाई, आपका आंसर क्या आ गया, चाल बराबर हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप क्या हो गई, चाल हो गई। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कितने कम समय में बड़े बड़े क्वेश्चन भी हो जा रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करके अपना सब कुछ, कुछ चीजें होती है जो बताई जाती हैं, कुछ चीजें अपना अपनाया वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, 8-10 पेपर सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए कि हम पहले बड़े क्वेश्चंस को करके ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं या पहले छोटे क्वेश्चंस को। तो ये आपका आपका अपना वो होगा, हर तरह से देख लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जाइए। अच्छा यही रहेगा कि बड़े क्वेश्चन को कर लीजिए, क्योंकि भाई दिमाग तो छोटे वाले क्वेश्चन में भी जाने हैं। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की गर्दन की सॉरी, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ओहो, यहाँ पढ़िए ठीक से, कह रहे एक गोलाकार क्या है भाई, एक गोलाकार कांच का बर्तन है और की एक बेलन के आकार की गर्दन है, गर्दन इसकी बेलन के आकार की और वो गोलाकार है। इसकी लंबाई, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए किसकी लंबाई, गर्दन की लंबाई, गर्दन की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है। उसका व्यास, गर्दन की बात चल रही है। अब गोलाकार भाग, जो बर्तन गोलाकार है उसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, मतलब इसका निकालना है वॉल्यूम, आयतन। क्या निकालना है भाई, इसका आयतन। तो अब आइए जरा, ये देखिए भाई, ये हो गया आपका गोलाकार पूरा बर्तन हो गया और इसके ऊपर इसकी गर्दन हो गई, ये है आपको। इसका व्यास दिया है, कितना दिया है भाई, ये दिया है, कितना व्यास दिया है 8.4 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट किसकी, सिर्फ गर्दन की,
ये कितना दिया है भाई? तो ये दिया है 7 सेंटीमीटर। और इसका क्या है? व्यास 2 सेंटीमीटर। व्यास और त्रिज्या में मिस्टेक हो जाया करता है। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर की हो गई। अब कह रहा है इसका वॉल्यूम चाहिए, कितना पानी भरा जा सकता है, मतलब वॉल्यूम चाहिए। तो सिंपल सा तो है भाई, वॉल्यूम में इस गोले का वॉल्यूम और इस सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब कि बर्तन की धारिता कितनी हो गई भाई? बर्तन की धारिता बराबर क्या हो जाएगा? गोले का वॉल्यूम, गोले का आयतन धन बेलन का आयतन। क्या दे रहा है भाई? गोले का आयतन मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका क्या है भाई? सिलेंडर क्या क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, यदि इसमें देखते हैं कहां पे क्या रहा है? 4/3 ये है 22/7 और गुणे 4.2 का क्यूब है, प्लस 22/7 रेडियस कितनी आ गई इसकी? 1 आई है, 1। और एच कितना है? 7। अब देखो यहाँ पे चूंकि ये कट जा रहा है, नहीं कटता ना तो क्या करते? 22/7 को कॉमन लेते और वो करते, लेकिन यहाँ पे सिंपल है, कटा देना ही। तो 22 बच गया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो ये हो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 प्लस 22। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इतना आप खुद भी कर सकते हैं आप। तो कितना हो गया? 0.6 हो गया। अब इंटू वगैरह करिए, कितना हो गया भाई? अच्छा, इससे ये भी कट सकता है, 14×3=42 ना, तो 1.4 भी आ गया। मतलब आपका आंसर हो गया 4 इंटू 22 कितना हो गया भाई? 4 इंटू 22 88। 88 इंटू ये 14×6 = 84, 84 गुणे 4.2 करिए, कितना होगा? यहाँ रफ वर्क हमेशा कॉपी में सामने करिए। तो 1.4 इंटू 0.6 मतलब हो गया 0.84। फिर इंटू करिए इसमें 4.2 से, तो 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर 4 चौके 16, 1 4 4 32 है 33, 8 6 6 12, 3 1 4 1 5 3, और डेसिमल आ गया 2 प्लेसेस का, एक 3 पॉइंट इतना। अब फिर गुणे, अभी कितना है भाई? ये तो हो गया इतने इन सबों का। और गुणे फिर 88, अच्छा इतना लिख लेते हैं, 3.528 प्लस 22। अब 88 से इसको गुणा कर दीजिए, कितना हो रहा है भाई? और थोड़ा सा स्पेस मिल गया, 8 अठे 64, 6 8 दूनी 16, 6 22, 2 8 25 40, 2 42, 4 8 3 24, 4 28, और डेसिमल 3 प्लेस पे इतना हो गया है। सॉरी अभी 8 से और करना है ना। 6 6 2 2 8 2, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन में? 14×6 = 84, 0.84 हो गया इंटू 4.2, तो ये हो गया 3.52। ठीक है, चलिए। 6 6 2 8 4 8 2 10 8 2 10 11, ये हो गया 31 कितना आ रहा है भाई? डेसिमल थर्ड प्लेस पे है, तो इधर तो डेसिमल कोई है नहीं, मतलब हो गया 310.486 प्लस 22 इक्वल टू 22 332.486। कुछ मिस्टेक नहीं है ना भाई? नहीं, इतना सेंटीमीटर, बस ये हो गई इसी बात का। चलिए अथवा में देख लेते हैं, ये क्या कर रहा है? एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो, अच्छा हाँ, आप लोगों को भाई ये सब अथवा वाला नहीं करना है, कम ही करना है। हम तो बस सबको कराते चल रहे हैं ताकि आप लोग देखिए कि कोई भी क्वेश्चन आप जो आप आसानी से कर सके उसको करिए। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौना कैसा है भाई? तो खिलौने को पढ़िए एक बार, क्या कह रहा है? तो खिलौना कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है।
इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का इतना सेंटीमीटर शंकु के आकार का है। खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो ये देखिए भाई, ये क्या है, ओहो, ये है आपका अर्धगोला और इसी के ऊपर ये बना है आपका शंकु। ये खिलौने का आकार है। तो इसकी त्रिज्या क्या है, आर क्या है भाई, आर बराबर है आर बराबर यहाँ पे कितना है, ये है 3.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। कितनी है भाई, ये संपूर्ण ऊंचाई यहां से यहां तक लेकर ये है 15.5 सेंटीमीटर, यहां से पूरा यहां तक। तो इसमें से जब ये निकाल देंगे 3.5, तो आपके इसकी ऊंचाई मिल जाएगी, किसकी, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में इस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आधा हिस्सा जो दिख रहा है और प्लस क्या है, इस शंकु का कर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसकी ऊंचाई मालूम है, रेडियस मालूम है, तो इसका एल निकालें कितना है पहले भाई। तो शंकु के लिए एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये है 12 का स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर मतलब 7/2 समझ सकते हैं इसको, इसका स्क्वायर ये हो गया 144 प्लस 49/4। दिस इक्वल टू कितना हो गया, 4 क्यूब के 16, 1 4 क्यूब 16 17, 1 4 एकम में 4 1 5 576, 10 4 बटे 4 कितना हो गया भाई, ये 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6 बटे 4 बराबर 25 बटे 2 बराबर ये हो गया 12.5। अब यहाँ पे खिलौने का कुल क्षेत्रफल, खिलौने का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, किसके लिए भाई, स्फेयर के लिए, और प्लस पाई आर एल। रेडियस दोनों का सेम है, ऐसे क्वेश्चंस में ये इसका इस्तेमाल कीजिए, 22/7 इंटू आर कितना आया था इसका, तो ये आया है 7/2, इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो, आसान रहेगा। 7/2 इंटू 7/2 प्लस इसके लिए 22/7 इंटू 7/2 इंटू 12.5। दिस इक्वल टू यहाँ से 22/7 इंटू 7/2 कॉमन आप ले सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आपका काम। तो यहां से बच रहा है क्या, यहां से बचेगा 2 इंटू 7/2 प्लस 12.5, ये कट के 7 हो गया। तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बचा कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो गया, देखो ये 7 यहाँ से कटा भी सकते हैं, 22/7 इंटू 7/2 और वहां बचा था 7 प्लस 12.5। इस 7 से इसको कटा लीजिए, 2 से 2 1 2, यहाँ 11 हो गया बराबर 11 इंटू 12 7 19, 19.5 इंटू कीजिए 11 पचे 55, 5 11 9 99, 5 104, 10 11 कम 11 10 21 और डेसिमल 1 पॉइंट। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी देखिए बहुत ज्यादा समय हम लोगों को नहीं लग रहा है, तो हम लोग ये भी एक ट्राई आप लोग कर सकते हैं कि पहले बड़े क्वेश्चन से शुरू करके और आ सकते हैं।
अब हम लोग थोड़ा सा और किसी क्वेश्चन पे चले 22 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो 22 नंबर में हाँ यहाँ 4 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी फटाफट फटाफट करते चलिए। चलिए 22 का क देखते हैं। और यहाँ भी किन्हीं 5 को करना है, हालांकि हम लोग चलिए यहाँ पे तो वो करेंगे, सबको देखेंगे। तो पहला प्रश्न क देखिए, इसमें क्या कह रहा है। पहला प्रश्न क देखिए इसका क्या कह रहा है भाई। द्विघात बहुपद क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। द्विघात शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हल करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसको हल कीजिए, इक्वल टू 0 लगा दीजिए। और जब इसका 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए भाई 4 तिहाई 12 हो रहा है, यहाँ करने से 4 गुणे 3 गुणे माइनस 4, 3 गुणे माइनस 4 था, बराबर कितना आ रहा था, ये 12 आ रहा था। क्या आ रहा था, 3 गुणे ऋण 4 बराबर ऋण 12। और जब ऋण आ गया तो ये सोचना है कि कौन ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका कि डिफरेंस कितना आ जाए, 1 आ जाए, और वो भी चिन्ह क्या होगा, ऋण। तो बड़ी नंबर का चिन्ह मिडिल वो जो टर्म है उसके चिन्ह के जैसा हो जाना चाहिए। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, और यहाँ बचा 3x माइनस 4, और यहाँ से फिर 3x माइनस 4 लिखने के लिए क्या चाहिए भाई, 3x माइनस 4 इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो यहाँ +1 कॉमन है, इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से आ गया 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0 हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया 4/3, और यहाँ से -1, ये अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। ये दो उसके शून्यांक हो गए। अब गुणांकों के बीच सत्यता का जाप, तो आप जानते हैं क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का सम कितना होता है, -b/a होता है, और शून्यांकों का गुणनफल c/a होता है। a और b क्या है, तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c। तो a हो गया 3, b हो गया -1, c बराबर -4। अब आप आइए यहाँ पर निकालिए, ये समझाने के लिए कर लिया हम। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 4/3 और -1 आ गया। दिस इक्वल प्लस -1 लिख सकते हैं समझने के लिए, मैं डायरेक्ट कर रहा था। 4/3 -1 एलसीएम हो गया 3, यहाँ 4 -3 इक्वल टू क्या हो गया, 1/3। और b/a कितना हो रहा है भाई, -b/a, -b बराबर -1, और a बराबर 3 है, तो ये हो गया 1/3। तो क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब क्या, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आ गया। दूसरे पार्ट को देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, देखिए क्या हो रहा है। तो अल्फा आया है 4/3, बीटा आया है -1 -4/3, और c/a क्या आ रहा है, तो c है -4, यहाँ से कंपेयर करिए, देखिए -4, और a है 3, तो ये भी दोनों आ गया, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a भी आ रहा है। तो ये भी हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आप लोग कर लेंगे इस तरह से आसान तरीके से। ख देखिए क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करिए। तो अब यहाँ पर इतना सिंपल सा ये है, बस क्या अंतर आएगा देखेंगे बच्चे, डेसिमल उसमल क्या आ गया भाई, तो घबराइए नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ डेसिमल में क्या है, 0.2, मतलब डेसिमल का एक के बाद एक प्लेस है, यहाँ 0.3 है, यहाँ 1.3 है, यानी सब जगह डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। तो आप ख में जाइए और ऐसे इसको लिखिए, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और दूसरे वाले में है 0.4x माइनस 0.5y इक्वल टू -0.7। आप इस डेसिमल को यहां से उखाड़ दीजिए, कुछ रखने की जरूरत नहीं है, 10 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो यहां से हो गया 2x, यहां से हो गया 3y, और प्लस कितना भाई इक्वल टू कितना 13 हो गया, और यहाँ पे फिर क्या आ गया 4x माइनस 5y इक्वल टू क्या आ गया भाई 7 आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ हो गया 4x, यहाँ हो गया 6y इक्वल टू हो गया 26, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन 2 -3 कर लीजिए चाहे +3 कर लीजिए, दोनों से नहीं +3 नहीं -3, क्योंकि 4 4 इक्वल हुआ है। तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो क्या होता है, चिन्ह बदल देते हैं, इतना मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो याद कर लीजिए कि यही करते हैं। तो 4x कैंसिल हो गया, -5y और -6y क्या हो गया, -11y हो गया, और यहाँ पर 7 -26, तो ये हो गया माइनस, कहीं कुछ मिस्टेक है क्या, 13 दूनी 26, 6y 2 to the 4 plus 6y minus 6, हो प्लस है, ये माइनस ऑलरेडी है, 6 5 11 हो गया, और ये 26 और -7 13 दूनी 26, ठीक है। हो एक ही मिस्टेक हो रहा है, यहाँ -7 था, -7 था, -7, ये माइनस हो रहा है, तो ये -7 और -26 क्या हो गया भाई, -33 हो गया। तो y इज इक्वल टू -33 बाई -11 इक्वल टू हो गया 3, और समीकरण 1 से उसी में इस y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 बाई 2 इक्वल टू 2। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है 4 मार्क्स में। मुझे नहीं लगता है कि ये सब क्वेश्चन करने में आप लोग कहीं भी कोई दिक्कत महसूस करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये गौ को देख लीजिए जरा, गौ में क्या कह रहा है भाई, तो गौ में है निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ज्योमेट्री में जब भी कुछ ऐसा आएगा कि लंबाइयां बराबर होती हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको सर्वांग सम त्रिभुज की तरफ लेके जाएगा। फिलहाल आप जैसा कर रहा है उस पर चलिए। तो क्या कर रहा है कि वृत्त पर क्या किया गया, स्पर्श रेखा खींची गई है। तो एक वृत्त तो बना लीजिए पहले भाई, ये वृत्त बन गया। बाह्य बिंदु कोई ले लीजिए, और बाह्य बिंदु से क्या सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। तो बाह्य बिंदु पर वृत्त, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यस 2। तो 2 को आप लोग करिए, ये दोनों स्पर्श रेखाओं को खींच दीजिए यहाँ पे, ये हो गया, दोनों स्पर्श रेखाएं चली गई यहाँ। ये मान लीजिए इसको T1, इसको मान लीजिए T2, ये मान लीजिए P, और वृत्त का केंद्र हो गया O। अब क्या करना है, जब हम लोगों को लंबाइयां बराबर दिखानी है तो त्रिभुज की तरफ आइए। क्या करेंगे भाई, यहां से एक इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए, और इसको ज्वाइन करिए। ये हमको दिखाना क्या है भाई, दिया क्या है, तो दिया गया में क्या है भाई, दिया दिया है, क्या दिया है, PT1 और PT2 स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। वो केंद्र है वृत्त का, वो क्या है भाई, केंद्र है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को सिद्ध करना है कि दोनों बराबर है, बराबर है तो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है तो इसको सर्वांग सम करिए। तो आ जाइए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है भाई, PT1 इक्वल टू PT
टू। चलिए प्रूफ देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे। उपपत्ति कहते हैं इसको, उपपत्ति कैसे कर रहे हैं, जरूरी नहीं है इतना वो करना। तो त्रिभुज POT1 और POT2 में, तो देखो भाई PO एक है, कॉमन है दोनों में, PO इक्वल टू PO कॉमन है, और क्या बराबर है OT1 इक्वल टू OT2 इक्वल टू R। त्रिज्याएं हैं दोनों, ये भी R ये भी R। दो चीजें तो हमको मिल गई हैं, और एक चीज और आप यहां ढूंढिए क्या है। तो ये कोण के बारे में कुछ मालूम हो तो बताइए। तो जो त्रिज्या होती है ना, स्पर्श बिंदु से खींची गई जो त्रिज्या होती है, इसके लंबवत होती है हमेशा। तो एंगल PT1O इक्वल टू एंगल PT2O इक्वल टू 90 डिग्री ईच, और इसलिए त्रिभुज OPO क्या कौन सा लिए हम लोग, POT1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POT2। इसके सर्वांग सम हो गया। तो कौन सा सर्वांग सम भाई, RHS, एक 90 डिग्री का राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, एक साइड, तो ये हो गया। और यहां से देयरफॉर PT1 इक्वल टू PT2 CP CTC। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन, इतना सिंपल है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और ये सब क्वेश्चन से वो 5-7 साल के पेपर को यदि आप लोग सॉल्व कर दीजिए ना, तो बहुत ही आसानी से आप लोग ज्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत ज्यादा कुछ सिलेबस में आप लोगों के नहीं है। घ देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं भाई। तो ये कह रहे हैं एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC और BAC इक्वल हो गए हैं। यहां पर ये दोनों इक्वल हो गए हैं, ADC और BAC। प्रूव करना है। जब ऐसा कुछ आए प्रूव करने के लिए ना, देखिए जब इस तरह से कुछ भी प्रूव करने के लिए आए तो समझ लीजिए कि ये क्या है भाई, सिमिलर ट्रायंगल दिखाना है। तो अब क्या करेंगे, आप जैसा कह रहा है वो ट्रायंगल को बनाइए जरा। तो ये कह रहा है यहां पर एक ट्रायंगल पहले बना लीजिए, ABC, और यहां पर BC पर कोई पॉइंट D है, ये पॉइंट D हो गया है। और उसमें कह रहा है कि एंगल ADC देखिए ये वाला एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC इसके बराबर ये एंगल है। और प्रूफ आपको यहां पे जाना है। अब यहां देखिए दो ट्रायंगल बन गए, दो ट्रायंगल में अब ऐसा वो करिए कि भाई दोनों सिमिलर हो जाए। तो ये दोनों तो सिमिलर दिख नहीं रही हैं, तो यही आगे जो नाम यहां दिया है ADC और BAC, इसी को बना लीजिए। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को देख लीजिए जरा। तो क्या क्या हो रहा है भाई, इसमें एक एंगल कॉमन मिल जा रहा है दोनों में, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन है, दोनों में कॉमन है, कॉमन एंगल हो गया। और एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC ये गिवन है, दिया हुआ है ए सिमिलरिटी से। देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, किसके सिमिलर हो गया ये, तो ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते थे, ADC DAC कुछ भी लिखते थे, लेकिन यहाँ पर ADC लिखे तो कौन सा एंगल, तो देखिए C दोनों में बराबर है, C वाला एंगल। तो यहाँ C है लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में C दे दीजिए। बीच में कौन सा एंगल, इसका D किसके बराबर है, A के बराबर है, तो यहां पर A आ जाएगा और यहां पर B अब हो गया।
कौन सी सिमिलरिटी है भाई? ए सिमिलरिटी। कौन सी सिमिलरिटी? ए सिमिलरिटी, एकरूपता। देयरफॉर अब यहाँ पे दो साइड सी ए दोनों तरफ आ रहा है, पहले एक का सी ए ले लीजिए, इसका लीजिए सी ए, तो यहाँ देखिए भाई सी तीसरा और पहला, तो इसका भी तीसरा और पहला लीजिए, तीसरा और पहले, तो यहाँ पे सी बी हो गया इक्वल टू, और एक क्या चाहिए भाई? सी ए हो गया, सी बी हो गया, सी ए और सी बी हो गया। अब सी डी जरा आ जाए हम लोग, सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी, तीसरा और दूसरा, तो यहाँ पर क्या है भाई? तीसरा और दूसरा दैट इज सी ए है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू सी बी हो गया। यस, यही प्रूव करना था। प्रूव्ड, प्रूव्ड, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। चलते रहिए, कीप इट अप, थकिए नहीं, पूरा देखिए और उसके बाद से बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कीजिए। अंग, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए, तो माध्यक ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? पहले माध्यक का फॉर्मूला लिख लीजिए। जब श्रेणी बनता है तो माध्यक मतलब मध्यिका, तो मध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है भाई? मध्यिका का फॉर्मूला होता है मध्यिका, ओहो, इसका फॉर्मूला होता है, पहले तो श्रेणी बनाना पड़ेगा। तो मध्यिका का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। क्या क्या टर्म है वो यहाँ से पहले श्रेणी बनाइए, फिर उसके बाद करिएगा। तो इस श्रेणी में क्या देख रहे हैं हम लोग? ऐसा श्रेणी बना लीजिए फटाफट। इधर हो गया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ये फ्रीक्वेंसी, और यहां पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वर्ग अंतराल क्या है भाई? 15 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से क्या है भाई? 25 से 30 है, 30 से 35 है, 35 से 40 है, 40 से 45 है, 45 से 50 है। सबकी वैल्यूज पुट करिए। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है भाई? 14 है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 56 है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 60 है। इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 86, इस क्लास की 74, इस क्लास की 62 और इस क्लास की 48। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जानते हैं, मतलब कि टोटल इसका करते चलिए। तो यहाँ तो पहले में 14, 14 में 56 जोड़ देंगे तो ये हो गया 70, 70 में 60 जोड़ दिए ये हो गया 130, 130 में 86 जोड़ दीजिए 216 हो गया। ठीक है ना? है कि नहीं भाई? 8 3 11, हाँ ठीक है। और इसमें 74 जोड़ दीजिए तो हो गया 290, इसमें 62 जोड़ दीजिए तो हो गया 252, और 48 जोड़ दीजिए 300 हो गया। ये हो गया 300। यहाँ पे टोटल का कोई मतलब नहीं है, वैसे आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल होता है लास्ट वाला, तो ये टोटल टोटल 300 डाटा है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है, तो थोड़ा सा पेन का डिफरेंट कलर ले लें, ठीक रहेगा। यहाँ आ जाइए। तो इसमें जो एल है, ये जो माध्यिका क्लास होता है ना, माध्यिका वर्ग जो होती है उसका लोअर लिमिट होता है। माध्यिका वर्ग कौन होती है? तो जिसमें मध्य टर्म आ रहा होगा। टोटल टर्म कितने हैं भाई? 300 है, तो मध्य टर्म क्या होगा? 150 हो गया। तो 14 टर्म, यहां तक कुल 70, यहां पे तक कुल 40, 130, 150, इसके और ये इसके बाद आना शुरू होगा। तो आपकी माध्यिका क्लास कौन सी हो गई? माध्यिका वर्ग हो गया ये वाला। तो यहाँ पे एल का जो वैल्यू है ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समांतर माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक नहीं, तो एक एक ये सब कर लीजिए, भूले नहीं। तो इसका जो एल हो गया, ये हो गया 30 हो गया इसका।
और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी, ये हो गई कितना, एफ हो गया यहाँ पर 86। और ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस वर्ग की इसके पहले वाली वर्ग की लेते हैं, इसके पहले की वर्ग की ये लेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके पहले का वर्ग का। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो CF होगा वो हो जाएगा 130। ये कौन लेते हैं, माध्यिका वर्ग से, माध्यिका याद रहे, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ये होती है। और H साइज है, H साइज है, वो साइज कितना है भाई, 5 है, 5 का अंतर है। बस यही वैल्यूज पुट करिए और आपकी माध्यिका निकल गई। तो यहाँ पे माध्यिका निकालिए, फिर से क्या हो जाएगा भाई, माध्यिका हमको वो दिखाना था तो मैं कलर चेंज किया था, उसी से लिखते चला गया। तो माध्यिका क्या आया, एल का वैल्यू क्या देख रहे हैं भाई, 30 है, यहाँ पे करना पड़ेगा, माध्यिका बराबर एल की वैल्यू क्या है, 30 है, एल की वैल्यू 30 है, प्लस n/2 150 ऋण CF कितना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके पहले वाले वर्ग की, तो वो है 130 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इसकी माध्यिका वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है भाई, तो ये है 86 और इंटू H ये क्या है, 5 है। तो ये हो गया 30 धन 150 में 20/86 गुणे 5, मतलब हो गया 30 धन 100/86। 86 से कटाइए कितना हो गया भाई, तो 16 बचेगा, तो 30 प्लस 1.1 मतलब 31.1, एक दो प्लेस और डेसिमल के जा सकते हैं आप, अंगा हो गया। इसके बाद अब आइए चौ में, चौ क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर, कितना भाई, 4 का नहीं है, कितने नंबर का भाई, यहाँ पे कुछ लिखा गया, चलिए ठीक है, चौ में देखते हैं नंबर क्या है, जितना भी भाई 4 का ही होना चाहिए, 2 नंबर का पूरे दोनों मिलके 4 नंबर, ठीक है। तो पासे को फेंकेंगे कितनी बार भाई, एक बार, ध्यान बता देना, एक ही बार फेंका जाना है, एक बार फेंका जाना है, एक बार फेंका जाना है, एक बार। तो कोई एक ही नंबर तो आनी है भाई, कोई एक ही नंबर आनी है, एक बार फेंका गया। तो अभाज्य संख्या, तो भाई कुल क्या है, 1 2 1 2 3 4 5 6, इसी में से कोई आएगा पासे में से। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन है, तो 2 3 और 5। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, P अभाज्य संख्या। कितनी ऐसी संख्याएं दिख रही हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी आ सकती हैं, कौन कौन आ सकती है भाई, तो अभाज्य संख्या 3 दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 और 5। तो ये हो गया 3 और बाई 6 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अगला करें 2 से 6 के बीच में, तो 2 से 6 के बीच में यहाँ पर फिर से यही, ये 3 संख्या में अलग अलग हैं, लेकिन P 2 से 6 के बीच आने वाली संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी, तो फिर से 3/6, ये भी क्या होगा, 1/1/2। तो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, एग्जाम का पूरा टाइम 3-4 दिन का इस्तेमाल कर लीजिए, ऑफ कोर्स आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 और 20 पर चलते हैं। 20 तो हम लोग कर ही लिए थे, 21 को देखते हैं। 21 में फिर छोटे छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, यही लास्ट क्वेश्चन भी है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं जरा क्या क्या कह रहा है भाई इसमें। तो सिद्ध कीजिए दो करणी में 2 परिमेय से, ये तो रटे रटाए क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या, जो भी ऐसे है सबका आंसर एक जैसे। तो ऐसे क्वेश्चंस को मिस करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। क, इसका क देखते हैं,
करड़ी में दो, मान लीजिए, माना करड़ी में दो जो है, करड़ी में दो, एक यहां हमको सिद्ध करना अपरिमेय, आप मान लीजिए कि परिमेय संख्या है। क्या है भाई? परिमेय संख्या है। और करड़ी में दो बराबर पी बटे क्यू। पी तथा क्यू क्या है भाई? को प्राइम्स हैं, मतलब एक दूसरे से नहीं कटने वाली है। तो यहां से इसका वर्ग कर लीजिए, तो दो बराबर हो गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर बराबर दो क्यू स्क्वायर। तो दो गुणे पी स्क्वायर इक्वल टू दो गुणे समथिंग, मतलब कि दो पी का एक क्या है भाई? गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणज है। तो सॉरी, पी स्क्वायर का। तो ऐसा तो कोई स्क्वायर हो ही नहीं सकता कि कोई एक प्राइम नंबर उसकी गुणनखंड हो। तो दो पी का भी गुणनखंड होगा। होगा, इसलिए P बराबर 2m मान सकते हैं। तो P का वैल्यू इसमें रखिए, इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 से। क्या देख रहे हैं हम लोग? 2m, P के बदले 2m रख दीजिए, उसका स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर हो गया। तो यहां से क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर हो गया। इससे क्या पता चल रहा है कि दो क्यू दो से विभाज्य होगा, दो क्यू का गुणनखंड है। सॉरी, क्यू स्क्वायर का। तो दो क्यू का भी गुणनखंड होगा, ऐसा होगा। अब दो क्यू का भी गुणनखंड होगा और दो पी का भी गुणनखंड होगा, यहां आ रहा है। तो ये जो दोनों को देखेंगे हम लोग, यहां से इसको आप दिखाएंगे, दो पी का गुणनखंड मिल जा रहा है और दो क्यू का भी गुणनखंड हो रहा है। अर्थात दो पी तथा क्यू दोनों का गुणनखंड होगा, जो असंभव है। अर्थात जो हम माने थे वो गलत है। √2 परिमेय नहीं, परिमेय नहीं, बल्कि अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लिए। इसको जरा देख लेते हैं, ख देखिए इसका। ख क्या कह रहा है? ख क्या कह रहा है भाई? 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू दिखाना है साइन स्क्वायर। LHS से शुरू कर लीजिए यहीं से। और जब कुछ भी दिखे नहीं ना, तो रामबाण फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। क्या है रामबाण फॉर्मूला भाई? तो सबको बेसिक टर्म्स में चेंज कर दीजिए। तो इसको 1 बाई कॉस ए ले लीजिए और यहां पर भी लिखिए 1 बाई कॉस ए। तो ये क्या हो गया? यहां से हो गया कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए तो कट गया भाई। तो यहां हो गया कॉस ए प्लस 1। हमको लाना है साइन स्क्वायर ए बाई दिस, नीचे लाना है कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर आपके था 1 प्लस कॉस ए, ये तो था ही पहले से।
इंटू 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। नीचे का 1 माइनस कॉस ए आ चुका है। अब आपका 1 माइनस कॉस ए नीचे का आ गया और ये हो गया 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ये हुआ ख। तो ये भी सिंपल सा है। हालांकि आप देख रहे होंगे कि जो 4 नंबर में जितना समय लग रहा था सारे इतने ही समय इन 2 नंबर के प्रश्नों में भी लग रहा है। तो इसलिए आपका अच्छा ये होगा, वैसे तो आप ट्राई कीजिए सारे क्वेश्चंस को करने की, लेकिन फिर भी आप बड़े क्वेश्चंस को पहले कर लिया कीजिए, ठीक रहेगा। ग नंबर प्रश्न क्या देखते हैं। ग नंबर प्रश्न में देखें, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें फॉर्मूला आप ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला की अपेक्षा आप उसके इसमें चलिए पहले फिगर बनाइए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। पहले तो वृत्त बनाइए, इसकी ये एक जीवा है, ये क्या कर रही है, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, केंद्र पर 90 डिग्री का ये कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो करे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये क्या हो जाता है, ओ ए बी। तो ये 90 डिग्री का कोण मतलब ये सेक्टर को देखें तो सेक्टर क्या है भाई, क्वाड्रेंट हो गया, एक चौथाई हो गया। तो सेक्टर त्रिज्य खंड कहते हैं, त्रिज्य खंड, त्रिज्या इसकी आर, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। तो ये भी 21, ये भी 21, यहां भी 21, और ये समकोण त्रिभुज बन गया आपका। तो इसका जो सैडेड पोर्शन दिख रहा है यही आपका लघु वृत्त खंड है। तो इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, इसका नाम यहाँ पर थोड़ा सा ई दे दीजिए समझने के लिए। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल यहां से जो दिख रहा है इक्वल टू 90, वैसे ये 1 क्वाड्रेंट हो जाता है, 360 ऐसे भी देख सकते हैं, 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पूरे किसका क्षेत्रफल हो गया भाई, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया, सेक्टर का हो गया। और ऋण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ये हो गया 1/4, 1/4 इंटू 22 बाई 1/4 इंटू 22/7 इंटू 21 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 21 इंटू 21, वो त्रिभुज है। यहां पर आप कॉमन लेकर के भी काम कर सकते हैं, अलग अलग भी काम कर सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 21 स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप सिंपल वे में करिए इसको। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आसानी जल्दी थोड़ा सा हो जाएगा। 21 का स्क्वायर और यहाँ बचा क्या, 1/4 इंटू 22/7 और माइनस यहाँ बचा 1/2, ये करते 2 कर लीजिए, यहाँ पे 11 हो गया, तो ये हो गया 441 और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 14, ये कितना हो रहा है भाई, 14 एलसीएम हो गया, तो यहाँ तो 11 ही हो रहा है, माइनस 2 7 जा 14 माइनस 7, 441 इंटू 5 बाई 4 बाई सॉरी 4 बाई 4 बाई 11 7 4 11 4 बाई 14, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 2 तो 14 से नहीं कटे, 7 से कटेगा। चलिए पहले इसे ही कटाइए, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 7 से कटाइए इसको, तो 7 से कटाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, क्या आया 441, 441, ये हो गया 441 इंटू इतना, तो ये 7 से कटाइए,
7 6 के 42, 7 त्रिके 21, 63, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? 7 6 के 42, 7 में ठीक। घ नंबर में क्या कह रहा है? घ में आ जाइए। तो ये कह रहा है बहुलक निकालिए। इसका क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला, तो बहुलक का फॉर्मूला इसी से चलते हैं हम लोग। ये कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। यहाँ देखिए बहुलक, तो बहुलक में फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का? बहुलक किसको कर रहे हैं हम लोग घ क्वेश्चन को कर रहे हैं बहुलक, और इसमें से कोई 5 का सभी भाग करने हैं। बहुलक फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस अंडर ब्रैकेट FO माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FO माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। तो L क्या हो गया भाई? तो बहुलक क्लास की लोअर लिमिट, बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, ये हो गया बहुलक। तो L का वैल्यू यहां से हो गया 30। ध्यान दीजिएगा, L इसकी जो लोअर लिमिट होती है बहुलक क्लास की, तो बहुलक इसमें 10 है, इसका लोअर क्लास 30 है। और F0 बहुलक क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ये 10, F1 इसके जस्ट पहले वाले क्लास की -9, 2F। ध्यान दीजिएगा एक ही चीज का, F0 क्या है भाई? बहुलक क्लास क्या है? तो बहुलक क्लास वो है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो यहां दिख रहा है 10, और उसके बाद से उसकी लोअर लिमिट होती है L। F0 बहुलक क्लास की फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। F1 उसके जस्ट पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है। F2 उसके जस्ट बाद वाले क्लास की, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 माइनस F1 दैट इज 9, और F2 क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई H। क्लास साइज क्या है? 15 20 20 25 5 इसका क्लास साइज है। तो 30 धन 1/10 दूनी 20 नौकरी 12, 1/8 गुणे 5 हो गया बराबर 30 धन 5/8। 30 धन कितना हो गया भाई? 8 6 के 48, 8 दूनी 16, 8 5 40 बराबर 36.25। ये हो गया इसका बहुलक। अब देखिए इसमें अंगा क्या कह रहा है भाई? तो अंगा कह रहा है इसमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 -3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजित करने के लिए सूत्र क्या है भाई? अंतः विभाजित करने के लिए जो सूत्र है वो ये है, यदि कोई पॉइंट P, ये कोई लाइन AB है और इसको कोई पॉइंट P रेशियो M1:M2 में डिवाइड करता है, तो इसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई निकालने के लिए, और ये पॉइंट हो गया x1 y1 और यहाँ का पॉइंट हो गया x2 y2। फॉर्मूले को याद कर लीजिए। तो यहाँ पे x1 y1 एक पॉइंट क्या दिया है 4, और क्या दिया है -3, 4 -3, और यहाँ x2 y2 दूसरा वाला पॉइंट क्या दिया है? तो दूसरा वाला पॉइंट 8 और 5 दिया हुआ है। अंगा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। और अनुपात M1 ये क्या है 3:1, ये रेशियो है। इसका सूत्र क्या होता है भाई? x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। तो M1 है 3, x2 है वहां से 8, M2 है 1, x1 है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 बराबर कितना हो गया भाई? ये हो गया 24 धन 4/4 बराबर 28/4 बराबर हो गया 7। और y बराबर ऐसे ही क्या है M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। दिस इक्वल टू क्या हो जाता है भाई? M1 फिर से 3, y2 यहां से आया है 5 प्लस M2 1, y1 आया है -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 -3 बाई 4 इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू कितना 3।
तो आंसर आपका इसका पॉइंट का हो गया 27 और 4। आगे क्या है, y के च में क्या कह रहे हैं भाई, तो च में कह रहा है कि y का के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं इतना और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। करना क्या है आपको, तो दूरी निकालना है। देखिए भाई कह रहा है दूरी निकालने के लिए, तो आप भी आइए दूरी का फॉर्मूला क्या कर रहा है, बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो दूरी का फॉर्मूला इसमें यूज करना होगा। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया भाई, ये हो गया x1 माइनस x2 दैट इज 5 माइनस 13 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू 10 है। स्क्वायर रूट खत्म करिए और चेंजेस कीजिए, क्या हो गया 5 माइनस 8 दैट इज 13, 5 माइनस 13 माइनस 8, तो माइनस 8 का स्क्वायर और प्लस ये माइनस 3 और माइनस वाई का स्क्वायर मतलब कि हो गया 3 प्लस वाई का भी होल स्क्वायर वही होगा। दिस इक्वल टू हो गया 10 का स्क्वायर दैट इज 100, तो ये हो गया 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर plus 6y is equal to 100. This implies that y square plus 6y, 9 और 6 क्या हो गया, तो ये क्या हो गया भाई 73 हो गया, प्लस 73 is equal to 100 हो गया। This implies that y square plus 6y minus 27 is equal to 0 और 9 3 27 हो गया, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया भाई y स्क्वायर, अच्छा ये डायरेक्ट फैक्टराइजेशन अब कर लीजिए, दैट इज y प्लस 9 और क्या y माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 9 माइनस 9 और यहाँ पे 3, यही आपके फिर क्या हो गए, आंसर हो गए। तो इस तरह से ये पूरा प्रश्न और पूरे प्रश्नों के बड़े बड़े प्रश्नों के जो अथवा वाले पार्ट भी थे उनको करते हुए हम लोग सारे क्वेश्चन तो इतने ही समय में कर लिए। और आप लोग भी यदि 8-10 क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कर लीजिए ना, तो आप लोग भी इतने ही समय में कर लेंगे, बहुत ज्यादा लेंदी कोई पेपर नहीं होता है। मेरे इस वीडियो को देखिए, इसके आधार पर और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए और वीडियोस को मेरे देखने के बाद लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों में। और जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और बेनिफिट मिल सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। पक लिया, चल रहा है इसी में हंसने लगी।